नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 7 जिसका भाग 6 प्रकरण है केंचुए की आंतरिक संरचना, इसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। केंचुए की आंतरिक संरचना में तंत्रिका तंत्र जो खंडीय गुच्छिकाओं के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। इस रूप में ये तंत्रिका तंत्र अधर भाग में पाया जाता है क्योंकि ये अकशेरुकी प्राणी होता है। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर गुच्छिका का निर्माण करती है, यानी जहाँ गुच्छिका होती है वहाँ से तंत्रिकाओं की कई शाखाएं निकलती हैं। छोटी छोटी तंत्रिकाएं अलग अलग अंगों को जाती है। अग्र सिरे पर तीसरे और चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु दोनों शिरों में विभक्त होकर पार्श्वतः कृशिका को घेरते हुए एक पृष्ठतः पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका से मिलती है, जिसे सेरेब्रल गैंग्लिया भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार एक तंत्रिका का रिंग बन जाता है, जिसे तंत्रिका वलय बन कहते हैं। तंत्रिका वलय जिसे नर्व रिंग भी कहा जाता है, प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है। प्रमस्तिष्क गुच्छिका तंत्रिका वलय की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी आवेगों और पेशीय अनुक्रियाओं को समग्र करती है। यानी तंत्रिका जो गुच्छिका है, प्रमस्तिष्क गुच्छिका और वलय की तंत्रिका है, इनके समग्र क्रियाकलाप के द्वारा जो संवेदी आवेग होते हैं जो केंचुआ प्राप्त करता है, उनके अनुसार पेशियों की क्रियाएं होती रहती है। इसे पेशीय अनुक्रियाओं का समाकलन होता है। संवेदी तंत्र में आँखों का अभाव होता है। केंचुए में आँखें नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें ग्राही सेल्स कहते हैं, रिसेप्टर सेल्स। ये विकसित होते हैं जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा पृथ्वी के कंपन को भी ये महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार के संवेदी अंग इनमें प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग पाए जाते हैं। केंचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग, जिन्हें हम स्वादग्राही या टेस्ट रिसेप्टर कहते हैं, वो इनमें पाए जाते हैं, जो कि रासायनिक उद्दीपनों के प्रति क्रिया करते हैं। यानी जो भी ये स्वादग्राही ऑर्गन्स होते हैं, ये रसायन संवेदी होते हैं और रसायनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। ये संवेदी अंग कृमि के अग्रभाग में पाए जाते हैं, यानी जो केंचुआ है उसके अग्रभाग में ये अंग पाए जाते हैं। केंचुआ एक उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट प्राणी होता है, अर्थात एक ही प्राणी में वृषण यानी नर जन्नांग और अंडाशय यानी मादा जन्नांग दोनों उपस्थित होते हैं। केंचुए में 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस पाए जाते हैं, जो नर जननांग के रूप में भूमिका निभाते हैं। इनकी शुक्र वाहिकाएं 18वें खंड तक जाती हैं, यानी जो वृषण होते हैं इनकी शुक्र वाहिकाएं जो शुक्राणु को लेकर जाती है 18वें खंड तक पहुंचती है, जहां ये प्रोस्टेट वाहिनी यानी जो प्रोस्टेट डक्ट होती है उसमें जुड़ जाती हैं। 2 जोड़ी सहायक अतिरिक्त ग्रंथियां 17वें और 19वें खंड में पाई जाती हैं। संयुक्त प्रोस्टेट ग्रंथि है और शुक्राणु वाहिनी है, वो 18वें खंड के अधर भाग में और पार्श्व भाग में एक जोड़ा जो नर जनन छिद्र होते हैं उनके द्वारा बाहर खुलती है। यानी संयुक्त प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राणु वाहिनी एक साथ 18वें खंड के अंदर अधर पार्श्व में, यानी जो जमीन के संपर्क वाला अधर और पार्श्व भाग, उनके अंदर ये एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है।
तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नर जनन छिद्र केंचुए में कौन से खंड में पाया जाता है, तो 18वें खंड में। साथ ही 6ठे से 9वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक छोटे थैलेनुमा संरचनाएं, जिन्हें शुक्राणुधानियाँ कहते हैं, ये 4 जोड़ों में पाई जाती है। यह मैथुन के दौरान शुक्राणु को प्राप्त कर संग्रहित करती है और पाई कहाँ जाती है, केंचुए के खंड संख्या छोटे से 9वें तक 4 जोड़ी होती है। इनकी संख्या भी आपको याद रखनी है, 4 जोड़ी होती है। एक जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें खंड के अंतराखंडीय पट पर स्थित होते हैं, यानी जो दो खंडों के बीच का जो भाग होता है उसे अंतराखंडीय पट बोलते हैं। उनमें एक जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें खंड के अंतराखंडीय पट पर जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट मुखिका पाई जाती है, जो अंडवाहिनी तक होती है, और ये आपस में जुड़कर 14वें खंड के अधर तल में एक मादा जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलते हैं। तो कई बार प्रश्न हो जाता है केंचुए में मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है, तो 14वें खंड में, और नर जनन छिद्र 18वें खंड में पाया जाता है। ये केंचुए का जो जनन संरचना का भाग है, जिसे आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शुक्र ग्रह के 5, 6, 7, 8, 9 में पाई जाती है, 6ठे से 9वें खंड तक ये वाली संरचना है। वृषण सहित वृषण कोश खंड संख्या 11-12 में उपस्थित, और शुक्रवाहिकी या शुक्रवाहिनी कीप इसमें जुड़ी रहती है। शुक्राशय या शुक्राणु इकट्ठे होते हैं और ये अंडाशय इस भाग में पाए जाते हैं। अंडाशय कीप, जिसमें अंडाणु अंडाशय से प्राप्त किए जाते हैं। शुक्रवाहिकी या शुक्रवाहिका जो होती है वो यहाँ से होती हुई 18वें खंड तक जाती है, जहाँ नर जनन छिद्र के द्वारा शुक्राणु बाहर निकलते हैं। अंडवाहिनी कीप, अंडवाहिनी जो अंडाशय से अंडाणु को ले जाती है, और एक्स्ट्रा ग्लैंड्स के रूप में अतिरिक्त ग्रंथि पाई जाती है। फिर है प्रोस्टेटिए तथा वृषण वाहिनी, जो संयुक्त रूप से 18वें खंड में जनन छिद्र द्वारा पार खुलती है, और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि भी स्थित होती है, जिनके द्वारा और नर जनन छिद्र के द्वारा जो स्राव होता है वो इस ग्रंथि के द्वारा निकलकर नर जनन छिद्र में पहुँचता है। ये संरचना केंचुए में और जनन तंत्र के रूप में पाई जाती है। शुक्राणुओं के आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया मैथुन के द्वारा होती है। केंचुआ एकलिंगी होने के बाद भी जनन खुद का अपने आप नहीं कर सकता, इसके लिए 2 केंचुए परस्पर विपरीत दिशा में मिलते हैं, जिनके नर और मादा जनन छिद्र एक दूसरे के सम्मुख हो, और ये अपने शुक्राणु और अंडाणुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। जब एक कृमि दूसरे कृमि को पाता है या मिलता है तथा उनके जनक द्वार यानी कॉर्नल ओपनिंग जो छिद्र होते हैं एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं, तो वे अपने शुक्राणुओं से भरे थैलों को, जिन्हें शुक्राणुधर कहते हैं, इनमें बदल देते हैं। प्राणिका की ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा कोकून का निर्माण होता है, जो खंड संख्या 14, 15 और 16 में प्राणिका पाई जाती है, जिसे हम क्लेटेलम कहते हैं। इनके द्वारा कोकूनों का निर्माण होता है। कोकूनों में परिपक्व शुक्राणु और अंडा या अंडाणु दोनों कोशिकाएं तथा तरल पदार्थ जमा किए जाते हैं यानी संग्रहित किए जाते हैं। तो कोकूनों का निर्माण कहाँ से होता है? क्लाइटेलम या प्राणिका के द्वारा। निषेचन और परिवर्धन कोकून के अंदर होता है, जिसे कृमि मृदा में छोड़ देते हैं, यानी जो निषेचन प्रक्रिया है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना
और इनका आगे का परिवर्तन ये सारा कार्य कोकून में होता है, जिसे कृमि है मृदा में छोड़ देता है कोकून को। अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाओं का कोकून के अंदर ही निषेचन होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है निषेचन क्रिया कैंचुए में कहाँ पर होती है, तो कोकून में। कृमि इन्हें अपने शरीर से अलग कर देता है और मृदा के ऊपर या अंदर छोड़ देता है। कृमि यानी जो कैंचुए हैं वो भ्रूण या उनका जो भ्रूण है वो कोकून में रहते हैं। लगभग 3 सप्ताह के बाद लगभग 4 की औसत में कोकून से 2 से 20 शिशु कृमि का निर्माण किया जाता है या होता है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि कोकून से लगभग कितने शिशुओं का निर्माण होता है, 2 से 20 तक हो सकता है। कृमि में परिवर्तन हमेशा प्रत्यक्ष होता है, अर्थात लार्वावस्था नहीं होती। अगर लार्वावस्था होती तो अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें लार्वावस्था नहीं होती। केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। यह मिट्टी में छोटे छोटे बिल बनाता है, जिससे मिट्टी है वो छिद्रित हो जाती है। बढ़ते पौधों की जड़ों के लिए वायु की उपलब्धता और उनका नीचे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि मिट्टी वायुदार बन जाती है, छिद्रदार बन जाती है। इस प्रकार कैंचुओं द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने की विधि या मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है उसको बढ़ाने की विधि को कृमि कंपोस्ट खाद निर्माण भी कहते हैं। कृमि कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, जो कैंचुए के द्वारा बनाई जाने वाली खाद होती है, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। कैंचुए मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। कई बार कैंचुओं को जो मछली पकड़ने के कांटे होते हैं उनके आगे लगाकर उसको पानी के अंदर अगर डालते हैं तो मछलियाँ कैंचुओं को या भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इनके ऊपर झपटती हैं, तो वो उस कांटों में अटक जाती हैं। जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब है इस वीडियो के रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला है कृमि कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं। दूसरा, कैंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है, क्यों। तीसरा, कोकून का निर्माण कहाँ पर होता है। और चौथा है शुक्राणु धानियाँ कहाँ पर होती है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।